एटीट्यूड सबसे सभी व्यक्ति भली भांति परिचित होते हैं, जिसको प्राय हिंदी में मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा जाता है। इसका उपयोग व्यक्ति दिन प्रतिदिन की जिंदगी में प्रायः करता है और साधारणतः इसका अर्थ एक व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट दशा में या उसके विशिष्ट दशा से होता है, जिसके द्वारा वह परिस्थिति, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति कुछ अपने विचार या मनोभाव को प्रकट करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर वालों के प्रति कुछ विचार रख सकता है। एक ऊंचा जो वर्ग है समाज का, वह निचले वर्ग के प्रति या निचले तबके के प्रति एक विचार रखता है। कुछ सामाजिक घटनाओं के प्रति व्यक्ति विचार रखते हैं। यदि हम तीनों उदाहरणों को देखें, जो एक विशिष्ट विचारधारा या मनोभाव को दर्शाता है, उसे ही साधारणतः मनोवृत्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। समाज में या समाज मनोवैज्ञानिकों ने भी मनोवृत्ति को जो अर्थ लिया है साधारणतः इसी रूप में लिया है कि कहीं व्यक्ति जो है या इसको समझ सकते हैं, कई तरीके इसके बीमाएँ हैं, जैसे कि इसकी परिभाषाएं कुछ होती है ना कि नैरो डिफिनीशन। उसी तरीके से एक बीमी दृष्टिकोण है, दो बीमी दृष्टिकोण है और तीन बीमी दृष्टिकोण है। तो इसका जो एक बीमी दृष्टिकोण है, उसके अनुसार मनोवृत्ति के कह सकते हैं कि बहुत कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट्स को ही ज़्यादा फोकस किया गया है, पर ध्यान ज़्यादा रखा गया है। इस यदि दिमाग के अनुसार यदि हम मनोवृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास करें, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके द्वारा किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल ढंग से व्यवहार करता है। और ये एजेन की परिभाषा को हम लोग याद करें तो उनके अनुसार है कि एटीट्यूड इज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्स इन कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर विथ रेस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जेक्ट। अर्थात कि किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से अनुक्रिया करने की अर्जित जो प्रवृत्ति है को ही मनोवृत्ति कहा जा सकता है। इसके अलग यदि हम लोग द्विबीमी इसके जो अप्रोच है उसमें हम लोग इसको देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पे अफेक्टिव के साथ कॉग्निटिव कंपोनेंट भी इसको और अच्छे से कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। उसके द्वारा हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। इसके अनुसार किसी घटना का वस्तु के संबंध में व्यक्ति में जो विश्वास होता है, कोई घटना है उसके संबंध में जो भी व्यक्ति के मन में विश्वास है उससे होता है। जैसे कि कोई जो निम्न वर्ग है, या कहें कि भारतवर्ष में कहें तो दलितों के प्रति जो उच्च जाति के लोगों का एक खास विश्वास होता है, यह विश्वास संज्ञानात्मक यहाँ पर कंपोनेंट होगा। और साथ ही जो उनका व्यवहार है वो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा। जिससे कि कह सकते हैं कि भारतवर्ष में यदि एक ऊंचे वर्ग को छोटे वर्ग के साथ रहने को कहा जाए, तो उसके जो विचार होंगे वो हो सकता है कि बहुत नकारात्मक हो, मगर यदि उनके साथ उसको रहने में, उनके साथ समय बिताने में डिस्कम्फर्ट फील हो, तो ये कह सकते हैं ना कि अफेक्टिव कंपोनेंट को डिनोट करेगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि हम लोग इसके 3 डायमेंशनल अप्रोच को देखें, तो जहाँ पे अफेक्टिव और कॉग्निटिव के अलावा बिहेवियरल कंपोनेंट्स की भी बात की गई। यदि हम लोग एटीट्यूड को डिफाइन करें, तो इसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि एक एटीट्यूड जो है या जो अभिवृत्ति है, एक संगठित तंत्र है और ये इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी सापेक्षिक रूप से स्थायी तंत्र है और ऑर्गेनाइज तंत्र है। तो यदि इसके हम लोग कंपोनेंट में तो बहुत सारी बात हम लोग कर ही चुके हैं।
इसको शॉर्ट में हम लोग ABC मॉडल के रूप में भी जानते हैं, जहाँ एक अफेक्टिव प्रोसेस को दर्शाता है यानी भावनात्मक संगठन है, वहीं B जो हमारा है व्यवहारात्मक संगठन है, और C संज्ञानात्मक है। बहुत सारी इसमें परिभाषाएं आप इसको समझ सकने के लिए बताई गई हैं, जैसे कि बैकमैन ने बताया कि वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं क्रिया करने की पूर्व प्रवृत्ति प्री डिस्पोजिशन को ही मनोवृत्ति कहा जाता है। तो मनोवृत्ति एक जो हम लोगों ने ऊपर सारी परिभाषाएं देखी, वहाँ पे एक टर्म मिल रहा है प्री डिस्पोजिशन, पूर्व प्रवृत्तियों को ही मनोवृत्ति कहा जाता है। और ये कैसे कैसे प्राप्त होती है, ये लर्न होती है और उनका एक इंड्योरिंग ऑर्गेनाइज सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। संज्ञानात्मक संगठन को वस्तु के जो भी जिसके बारे में भी है उसके प्रति विश्वास, जबकि भावनात्मक यदि हम लोग कंपोनेंट को देखें तो जो वस्तु है, व्यक्ति है से संबंधित जो उसके भाव हैं, और यदि हम व्यवहारात्मक कंपोनेंट को देखें तो क्रिया प्रवृत्ति क्रिया को दर्शाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने भी तो इस तरीके से बताया है कि एक इंड्योरिंग ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो ये याद रखने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक कंपोनेंट है और भावात्मक कंपोनेंट है और व्यवहारात्मक कंपोनेंट है, कि भावात्मक संगठन से तात्पर्य किसी वस्तु या घटना या व्यक्ति के प्रति सुखद दुखद भाव की तीव्रता से होता है, जबकि व्यवहारात्मक जो संगठक होता है से तात्पर्य यदि इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो वस्तु है, घटना है के प्रति विशेष ढंग से व्यवहार करने की तत्परता से होता है। और यही पे हम लोग यदि संज्ञानात्मक जो इसके संज्ञानात्मक जो संगठक है यानी जो कॉग्निटिव कंपोनेंट से हम लोग ये अनुमान लगाया जा सकता है या यह अभिप्राय है किसी घटना वस्तु के संबंध में व्यक्ति जो विश्वास होता है उससे होता है। यदि हम लोग मनोवृत्ति के विशेषताओं को देखें तो मनोवृत्ति का संबंध जो होता है हमेशा किसी विषय, धारणा या विचार से होगा, ऐसे तो कुछ आधार होना चाहिए। और मनोवृत्ति एक लर्न प्रोसेस होता है यानी सीखी गई प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार से जो मनोवृत्ति होता है वह विशिष्ट दिशा द्वारा निर्देशित की जाती है। मनोवृत्ति हमेशा अपेक्षाकृत स्थायी होता है, रिलेटिवली परमानेंट नेचर का होता है, क्योंकि ये लर्निंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लर्निंग को भी हम लोग देखते हैं सापेक्षिक जो होता है, और इसके अलावा इसमें परिणात्मकता का भी गुण होता है। मनोवृत्ति में तीव्रता का भी गुण देखने को मिलता है। मनोवृत्ति के तीनों का जो संगठक ABC हैं उसमें कुछ विशेषताएं मिलती हैं, जिसमें से है कर्षण शक्ति जिसको वैलेंस, और इसके अलावा जो बहुविधता हो सकता है जिसको मल्टीप्लेक्सिटी, तथा संगतति यानी कंसिस्टेंसी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके में देखे जाते हैं। यदि इसके वृत्ति परिवर्तन की बात करें तो मनोवृत्ति में परिवर्तन दो तरीके से मुख्यतः होता है। एक जो होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज, दूसरा होता है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज यानी संगत परिवर्तन और असंगत परिवर्तन। जब मनोवृत्ति में परिवर्तन वर्तमान मनोवृत्ति के समान ही होता है, अर्थात अनुकूल से तथा अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल, यदि अनुकूल है और अनुकूल हो जाता है और प्रतिकूल है और प्रतिकूल हो जाता है, तो इस तरह के परिवर्तन को संगत परिवर्तन कहा जाता है। परंतु यदि मनोवृत्ति में परिवर्तन वर्तमान मनोवृत्ति परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात अनुकूल से प्रतिकूल हो जाए या प्रतिकूल से अनुकूल हो जाते, इस तरह के परिवर्तन को असंगत परिवर्तन यानी इनकॉन्ग्रुएंट चेंज के रूप में जाना जाता है। मनोवृत्ति में ऐसा परिवर्तन जो न केवल कहा जाए रहा है उसके प्रतिकूल दिशा में या उसके प्रतिकूल जाता है, बल्कि विपरीत दिशा में हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसको बूमरैंग इफेक्ट यानी धमका प्रभाव भी कहा जाता है। बूमरैंग एक ऐसा वस्तु होता है, इसको फेंकिए जिस दिशा में, उस दिशा में जाकर वापस उसी में आ जाता है। अर्थात इसका कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है
कि यदि हम जो सूचना दे रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उस दिशा में परिवर्तन ना होकर उसके विपरीत दिशा में हो जाता है। इस तरह की स्थिति को बूमरैंग इफेक्ट कहा जाता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन के कई कारक हो सकते हैं, जिसमें है कि विश्वसनीय संचारक यानी क्रेडिबल जो कम्युनिकेटर, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये इसका एक अभिव्यक्ति परिवर्तन में एक मुख्य कारण हो सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि संचारक द्वारा दी गई सूचना पर जो भी सुनने वाला है यानी श्रोतागत है, अधिक विश्वास करते हैं और अपनी मनोवृत्ति में आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं या कर देते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसको कि भोलैंड एटॉल ने किया था, और उसमें उन्होंने प्रयोग किया था छात्रों पर, और उसमें उन्होंने पाया था कि अधिक जो इंफॉर्मेशन जो रिलायबल थी, इंफॉर्मेशन के सोर्स जो है रिलायबल होने पे 23% के आसपास बच्चों ने अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन किया था। यह भी देखा गया था कि जो कुछ बच्चे थे ऐसे कुछ समय बाद, जैसे कि 2-3 हफ्ते बाद या कुछ समय बीत जाने के बाद, विश्वसनीय स्रोतों वाले छात्रों की मनोवृत्ति तथा कम विश्वसनीय छात्रों वाले जो स्रोत वाले जो छात्रों की मनोवृत्ति में अंतर समाप्त हो गया। या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समय बीतने के परिणाम स्वरूप उच्च विश्वसनीय जो यानी हायर जो क्रेडिबल कम्युनिकेटर का प्रभाव कम हो जाता है तथा निम्न जो क्रेडिबल कम्युनिकेटर होता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्लीपर इफेक्ट कहा है। स्लीपर इफेक्ट जैसे ट्रेन के बर्थ होता है स्लीपर, उसी प्रभाव की बात कर रहे हैं। उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे आप पुनर्चक्रण या रीस्टेटमेंट के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें श्रोता जो सुनने वाला होता है को संचार के स्रोत के बारे में थोड़ा थोड़ा समय पर याद दिलाया जाता है। और अध्ययनों में ये भी देखा गया है, अध्ययनों में देखा गया है या उससे यह स्पष्ट होता है कि एक तरफी सूचना सिर्फ लाभ या सिर्फ हानि, वन साइडेड इंफॉर्मेशन के दिया जाता है, तो यह दो तरफा सूचना, इसमें लाभ हानि दोनों की बात होती है, दिए जाने पर अलग अलग ढंग से परिवर्तन होता है। दो तरफा यदि टू साइडेड इंफॉर्मेशन देने से मनोवृत्ति में असंगत परिवर्तन तथा एक तरफा सूचना देने से मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन अधिक होता है। इसी तरीके से ये भी देखा गया कि किसी व्यक्ति को यदि अवांछनीय गुणों को पहले बता दिया जाए और अवांछनीय गुणों को बाद में तो बताया जाए, तो सुनने वाला व्यक्ति की मनोवृत्ति वांछनीय गुणों की दिशा में परिवर्तन हो जाती है। मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या के लिए कई सारे सिद्धांतों का भी बात की गई है। इसमें से बैलेंस थ्योरी बहुत चर्चित है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, और इसके अलावा 3 प्रोसेस थ्योरी की चर्चा होती है। तो मनोवृत्ति जो परिवर्तन में जो पर्सुएटिव इंफॉर्मेशन का विशेष महत्व होता है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या क्रेडिबल कम्युनिकेटर पर्सुएटिव इंफॉर्मेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसी सूचना में क्रमबद्धता यानी सिस्टमेटिक जो होता है ना प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, तथा यह ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग पे या कह सकते हैं कि स्वतः शोध प्रक्रियाओं में भी की भी भूमिका अधिक होती है। क्रमबद्ध प्रक्रियाओं की सूचना, जो मैसेज जो आ रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, इस सब पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। मनोवृत्ति परिवर्तन में बैलेंस थ्योरी, जिसका प्रतिपादन हाइडर द्वारा किया गया था, इस सिद्धांत को POX मॉडल के रूप में जाना जाता है। और फील्डमैन ने जो हाइडर के सिद्धांत को कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी का पितामह भी माना है। इस सिद्धांत के यदि अनुसार हम देखने का प्रयास करें तो यह पाते हैं कि पहला तत्व जिसको कि P यानी पर्सन द्वारा इंडिकेट किया गया है, दूसरा जो इसमें तत्व की बात की गई थी उसे संकेत के रूप में O के रूप में मेंशन किया जाता है, और तीसरा जो तत्व है
कोई व्यक्ति या वस्तु होता है जिसे हाइडर द्वारा एक्स के रूप में परिभाषित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखने का प्रयास करें तो जो तीनों तत्व हैं, तीनों तत्वों के बीच जो एक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस स्टेट होता है, तो इससे व्यक्ति में दुखद का भावना उत्पन्न होता है। वो जो अफेक्टिव प्रोसेस है वहाँ वो दुख देखने को मिलता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति में तनाव देखा जाता है, यानी वो तनाव युक्त होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को यानी पी को एक्स या अन्य के साथ संबंध में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप असंतुलन की अवस्था संतुलित अवस्था में परिवर्तन हो जाती है और व्यक्ति के मनोवृत्ति में इससे परिवर्तन होता है। एक अन्य सिद्धांत जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी यानी संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत, जिसका मनोवृत्ति में परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह होता है कि जब दो संज्ञानात्मक कारक आपसी विरोधाभास होता है तो इस स्थिति में असंवादिता की संज्ञा दी जाती है, असंवादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असंवादिता की स्थिति उत्पन्न होने से व्यक्ति में पुनः तनाव देखा जाता है और इससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ता है। असंवादिता को ज्ञात करने के लिए हाइडर ने सूत्र भी बताया था, जिसमें उन्होंने डिसोनेंस को इक्वल टू बताया था कि महत्व असंवादी जो तत्वों की संख्या उसका महत्व डिवाइडेड बाय महत्व जो संवादी तत्वों की संख्या है उससे डिवाइड करके प्राप्त किया जा सकता है। महत्व के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है। यदि इस